नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, हमारा मिशन यूपीएसआई एंड यूपीपी चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक क्लास कर चुके हैं और आज हमारा दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णमाला। पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्वरों के बारे में, स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। आज हम जानेंगे अनुनासिक, निर्णानुनासिक, अयोगवाय और व्यंजन वर्ण के बारे में। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल और एसएससी जीडी के लिए यूट्यूब पर हिंदी का संपूर्ण थ्योरी क्लास को करवाएं, जिसमें हम लोग ट्रिक, थ्योरी और एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा सिलेबस को समझेंगे। वर्णमाला का पहला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को टच करके ज़रूर देखें और जिस तरीके से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टच करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमारा आज की क्लास में हमारा पहला हेडिंग है अनुनासिक। अनुनासिक अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, तो समझते हैं अनुनासिक स्वर क्या होते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय श्वास मुख और नाक दोनों से बाहर निकले उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। उसे अनुनासिक स्वर यानी कि ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय वायु यानी कि जो सांस है हमारा, वो हमारे मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलता है। जैसे आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो मुख और नाक दोनों से बाहर निकलता है। अनुनासिक स्वर को चंद्र बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अनुनासिक स्वर को चंद्र बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जिस पर मात्राएं लगी होती हैं उस पर क्या इसमें सिर्फ बिंदी रख देते हैं, बाकी इस पर क्या कर लेते हैं, चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ये हो गया हमारा अनुनासिक। अब दूसरा है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक स्वर। समझते हैं निर्नुनासिक स्वर होते क्या हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से बाहर निकले, यानी इसमें नाक से बाहर नहीं निकलती है। जिसमें अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक में नाक और मुख दोनों से बाहर निकलता है, लेकिन निर्नुनासिक में क्या होता है, मुख से बाहर नहीं निकलता है। लिखते हैं इसमें हम, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय श्वास
स्वर में वायु, वायु या सांस दोनों कर सकते हैं। वायु केवल मुख से बाहर निकले, मुख से बाहर निकले उसे निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। निर्नुनासिक स्वर में कहते हैं इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा होता है। जैसे इसमें देखें हम आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन ये सब स्वर क्या होता है? निर्नुनासिक स्वर होते हैं। इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगाता है। देखो अनुनासिक स्वर में क्या होता है? चंद्र बिंदु लगा होता है, लेकिन निर्नुनासिक स्वर में क्या होता है? चंद्र बिंदु नहीं लगता है, नहीं लगा होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं घोष स्वर अथवा सघोष स्वर के बारे में। क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद, नाद यानी कि स्वर कंपन, स्वर कंपन का उपयोग, स्वर कंपन का उपयोग होता है उसे घोष या सघोष, घोष या सघोष स्वर कहते हैं। घोष या सघोष स्वर कहते हैं। जो स्वर होते हैं, जितना स्वर प्राय सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। प्राय सभी स्वर सघोष होते हैं। इसमें लिख लेते हैं हम लोग, प्राय सभी स्वर सघोष, या इसी को क्या कहते हैं? घोष होते हैं। प्राय सभी स्वर का तो सघोष या घोष होते हैं। यानी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में स्वर कंपन यानी कि नाद का प्रयोग होता है, स्वर कंपन यानी कि नाद का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? घोष या सघोष कहते हैं। यानी कि जितने भी स्वर होते हैं वह प्रायः सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब हम लोग जानते हैं अल्प प्राण स्वर। अल्प प्राण स्वर जिस हिसाब से, जिसमें अल्प, अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं जान लगाना। यानी कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगती है, या बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारे मुंह से हवाएं नहीं निकलती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण स्वर कहते हैं। ऐसे ले लेते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकले, ऐसे वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकले उसे अल्प प्राण स्वर कहते हैं। उसे अल्प प्राण स्वर कहते हैं। देखते हैं प्रायः सभी स्वर, प्रायः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। देखो जितने भी स्वर हैं उनको बोलने में जैसे छोटा आ, छोटी ई, बड़ी, इन सबको बोलने में क्या होता है?
थोड़ा मुंह से हवा कम निकलता है। अगर हम किसी को व्यंजन वाले में बोलें, व्यंजन में जो अल्प प्राण होते हैं और महाप्राण होते हैं, जैसे अल्प प्राण होता है का, इसमें कम, और खा जब बोलेंगे क्या ज़्यादा वायु निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। इसी प्रकार व्यंजन में भी होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। तो स्वर में यहीं तक था। यहाँ पर स्वर क्या होता है, समाप्त होता है। हम लोग वर्ण को 3 प्रकार पढ़े थे। पहला था स्वर, दूसरा था अयोग और तीसरा था व्यंजन। तो स्वर हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अयोग। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अयोग वाय के बारे में। अयोग वाय जैसे नाम से ही पता चला, क्या अयोग वाय, यानी कि योग, ऐसे वर्ण जो योग ना होने पर भी साथ रहें, उन्हें क्या कहते हैं, अयोग वाय कहते हैं। हिंदी में अयोग वाय 2 होते हैं। आइए इसको हम पढ़ते हैं। अयोग वाय, अयोग वाय, वे वर्ण जो योग ना होने पर भी साथ रहें, उसे अयोग वाय कहते हैं। ऐसे और जो योग ना होने पर भी क्या रहें, साथ रहें, उसे क्या कहते हैं, अयोग वाय कहते हैं। अयोग वाय 2 प्रकार के होते हैं। अयोग वाय 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंग और दूसरा होता है अह। इसे अनुस्वार कहते हैं। इसमें देखो बिंदु लगाना, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे अनुस्वार कहते हैं और इसे विसर्ग कहते हैं। यानी कि क्या है, हमारे पास 2 प्रकार का है अयोग वाय। कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। इसे क्या कहते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं और इसे विसर्ग कहते हैं। इससे अनुस्वार यानी कि चंद्र बिंदु द्वारा, यानी बिंदु द्वारा इसे क्या कहते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। इसे चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे विसर्ग चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो अयोग वाय होता है, ना स्वर होता है और ना ही ये व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ तक 2 टॉपिक वर्णमाला में जो 3 टॉपिक थे, उनमें से 2 टॉपिक हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। पहला था स्वर, वो भी समाप्त हो गया। दूसरा था व्यंजन, वो भी समाप्त हुआ। इसको हम लोगों ने जितना यूपीएसआई का लेवल होता है, उससे उसी लेवल को हम लोगों ने टच करते हुए यहाँ तक देखा है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जब हम लोग स्वर पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये पढ़ता है कि स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखते हैं इसे। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों के सहायता की
आवश्यकता होती है उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अर्थात यह है कि पूर्ण व्यंजन, अर्थात यह है कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, यानी कि हम बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अर्थात बिना स्वरों के सहायता के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है, यानी कि बिना स्वरों के सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे तो किसी व्यंजन को 3 प्रकार दिखा था। तो व्यंजन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। व्यंजन, पहला था मूल व्यंजन। मूल व्यंजन की संख्या होती है 33। मूल व्यंजन की संख्या होती है 33। और दूसरा था संयुक्त व्यंजन। जिसकी संख्या होती है 4। और तीसरा था उत्क्षिप्त या आगत या दुगुण व्यंजन। इसकी संख्या होती है 2। संयुक्त व्यंजन में 4 व्यंजन होते हैं, जैसे हो गया क्षय, त्रय, ज्ञा और श्रय। और दुगुण व्यंजन में आता है 2, जैसे हो गया न और ण। इस पर ये क्या है? दुगुण व्यंजन है। और मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन 33 होते हैं। अब मूल व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। हम पहले क्या बोले? मूल व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मूल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या 25 होती है। और दूसरा है अंत्यस्थ व्यंजन। इसकी संख्या होती है 4। और तीसरा है उष्म व्यंजन। इसकी भी संख्या होती है 4। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये होते हैं या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। और उष्म व्यंजन होते हैं बड़ा सा, सा, छोटा सा और हा। ये होते हैं उष्म व्यंजन और ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और का से लेकर मा तक, का से मा तक ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब हम लोग पहले स्पर्श व्यंजन को पढ़ेंगे, फिर अंत्यस्थ व्यंजन को पढ़ेंगे, फिर उष्म व्यंजन को पढ़ेंगे, फिर संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद व्यंजनों को हम लोग पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों अथवा अक्षरों के उच्चारण के समय मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा और दंत आदि स्थानों पर जीभ अथवा जिह्वा के विशेष संपर्क से, जीभ अथवा जिह्वा के विशेष स्पर्श से बोला जाता है, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन
अक्षरों अथवा वर्णों के उच्चारण के समय मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आदि स्थानों पर जीभ अथवा जिह्वा के विशेष स्पर्श से बोला जाता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। 25 है स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इन 25 वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। इन 25 वर्णों को क्या 5 भागों में बांटा गया है। और इन 25 वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर भी 5 वर्ग में 5 इसमें 5 भागों में बांटा गया। 5 भागों में और इसमें 5 वर्गों में बांटा गया है। जिससे कि इसमें क्या इसमें 5 वर्गों में बांटा गया। इसमें 5 भागों और हर वर्ग का पहले व्यंजन के नाम पर किया गया है। जैसे पहले का वर्ग है, जैसे का खा गा गा, ये पहला वर्ग है। इसके का वर्ग, इसमें पहला व्यंजन जो है का, इसमें क्या वर्ग है। यानी कि स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण के आधार पर ही उस व्यंजन का नामकरण किया गया है। स्पर्श व्यंजन में पहले वर्ग के पहले व्यंजन के नाम पर उस वर्ग का नाम रखा गया है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सभी वर्गों के बारे में पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं वर्ग, स्पर्श व्यंजन और उसके उच्चारण स्थान के बारे में। तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे वर्ग, वर्ग, फिर इस पर इधर लिखेंगे स्पर्श व्यंजन, फिर इधर लिखेंगे उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो पहला वर्ग है का वर्ग। कौन सा वर्ग है? का वर्ग। दूसरा वर्ग है चा वर्ग। तीसरा वर्ग है टा वर्ग। चौथा वर्ग है ता वर्ग। पांचवा वर्ग है पा वर्ग। और हम जानते हैं इसमें कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन आते हैं। का वर्ग में आता है का पूरा, जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। चा वर्ग में आता है चा, चा, छा, जा, झा और इया। टा वर्ग में आता है टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। ता वर्ग में आता है ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में आता है पा, फा, बा, भा और मा। एक का से लेकर मा तक हो क्या? स्पर्श व्यंजन। और उसको हम देखते हैं उच्चारण स्थान। इसका का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। इसको हम कहाँ से बोलते हैं? यहाँ कंठ से इसको बोला जाता है। और दूसरा है चा वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है तालु। क्या है? तालु। और तीसरा है टा वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या है? मूर्धा, यानी कि मूर्धन। और तीसरा और चौथा है ता वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है दंत। क्या? दंत। और पांचवा है पा वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। देखो जब इसको बोलते हैं का, खा, गा, तो ये क्या कंठ से, इसकी आवाज कहाँ से आती है? कंठ से आती है। फिर हम बोलते हैं चा, छा, जा, झा। यहाँ तालु से क्या टकरा कर जीभ क्या इसकी आवाज आती है। और तीसरा है टा वर्ग। टा वर्ग क्या? टा, ठा, डा, ढा। ऐसे देखो मूर्धा से आवाज निकलती है। मूर्धा से इसका आवाज निकलता है। और है ता वर्ग। ता वर्ग में जब हम बोलते हैं तो हमारा जीभ जो होता है यह हमारे दांत से टकराता है, यानी कि टच होता है। जब बोलिए ता, था, दा, धा, ना, तो क्या जीभ हमारा दांत से क्या होगा? टच होगा। जब बोले पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, तो हमारा दोनों ओर से क्या होगा? एक दूसरे से चिपक जाता है। पा, फा, बा, भा, मा, तो दोनों लिप्स का एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और इसमें और आता है जो हमारा उष्म व्यंजन है। क्या? उष्म व्यंजन का हा। इसमें क्या आता है? एक कंठ से बोला, उष्म व्यंजन कहा क्या? कंठ से बोला जाता है। और तालु से बड़ा सा और या बोला जाता है। और है मूर्धा। मूर्धा से बोला जाता है रा और ए पिछड़ा हुआ सा। फिर जो है दंत, दंत से बोला जाता है हमारा फिर है दंत। दंत से हमारा बोला जाता है ला और सा। ये हो गए हमारे वर्ग, स्पर्श व्यंजन और उच्चारण स्थान। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि पहला हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया। अब हम पढ़ते क्या? अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन, जैसे ही नाम से पता चल रहा है अंतस्थ। अंत का मतलब होता है बीच। अंत का मतलब क्या होता है? बीच में। और अस्त का मतलब होता है स्थान। ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है?
स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। स्वर और व्यंजन के बीच का उसे क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। लिखते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं? उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। ये क्या होगा? ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। वे वर्ड जिनका उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजन के बीच होता है। स्वर और व्यंजन के बीच होता है, उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन से? या, रा, ला और वा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उष्म व्यंजन के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं उष्म व्यंजन के बारे में। उष्म व्यंजन, जैसे नाम से पता चला, उष्म यानी कि उष्मा। उष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गरम। उष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गरम। लिखते हैं इसमें, उष्म का शाब्दिक अर्थ है गरम। उसमें क्या शाब्दिक अर्थ है? गरम। इसमें लिखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा बाहर निकले तथा हल्की सीटी जैसी आवाज आए, उसे उष्म व्यंजन कहते। उसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय मुख से क्या हवा बाहर की तरफ आए और हल्की सीधी सी आवाज निकले। इसकी संख्या 4 थे। इसकी संख्या 4 हैं। कौन कौन से हैं? बड़ा सा, हिचकिरौआ सा, छोटा सा और हाँ, इनको बोलो बोलो। सा क्या? सा जब बोलें क्या, मुख से हवा बाहर निकलता है और सीटी की तरह निकलता है। बोले सा नहीं, हल्के सीटी, फिर सा, फिर हा यानी कि मुख से बाहर का हवा का बाहर निकला और हल्की सीटी की तरह निकल रहा है। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं इसमें। और हम इसमें क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे, और या आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस किसी बुक से कर सकते हैं। यहाँ से थ्योरी पढ़िए और बुक से क्या करिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास उतना संसाधन नहीं है कि हम क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेकिन आप सब सपोर्ट करिए। हम आप सबके लिए हिंदी का पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।